हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था यूपीएससी 2018 से, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। फर्स्ट इज हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, सेकंड टाइनी लीव्स, थर्ड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सिचुएशन जो है डेजर्ट एरिया के जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए बिल्कुल ही करेक्ट है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स हो जाते हैं जिससे हमारी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है हम कह सकते हैं कम हो जाती है। टाइनी लीव्स जिससे सरफेस एरिया कम रहता है ट्रांसपिरेशन के लिए। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स अगेन ट्रांसपिरेशन रेट कम करने के लिए, पानी बचाने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी का, दैट नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम डिजास्टर के मीनिंग से। तो डिजास्टर का मीनिंग है एक अनडिजायरेबल अकरेंस, यानी कि कोई ऐसे ही एकदम से हम कह सकते हैं आ जाती है स्थिति, या ऐसी गलत या एक खराब स्थिति जो फोर्स कर देती है ह्यूमन, जो कि ऐसी कोई फोर्स जो ह्यूमन कंट्रोल के बिल्कुल ही बाहर है, और साथ ही साथ वो स्ट्राइक करती है या लाइफ में या फिर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है विद अ लिटिल वार्निंग और विद नो वार्निंग एट ऑल, यानी कि बिना बताए दस्तक दे देती है ऐसी सिचुएशन। एंड जो क्या करती है, कॉज करती है डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ क्या होता है, लोगों को इधर से उधर भागना पड़ता है, भगदड़ मच जाती है, मोबिलाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। और ये काम किसका होता है, स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विसेज जो हमारी गवर्नमेंट की प्रिवेल करती हैं। तो डिजास्टर क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है जो ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है, और बिना बताए या फिर विद अ लिटिल वार्निंग आती है, साथ ही साथ मोबिलाइजेशन प्रोसेस कर देती है और बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है, डिस्ट्रप्शन टू लाइफ करती है। तो ये डिजास्टर का एक जनरल मीनिंग है। तो हमने क्लासीफाई किया है नेचुरल डिजास्टर्स को इन 4 डिफरेंट सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक यानी कि जो ऊपर से हवा से या फिर हम कह सकते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर की वजह से हो रही है, दैट इज ब्लिजर्ड्स, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, टॉर्नेडोज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ड्रॉट, हेलस्टोन, फ्रॉस्ट, हीट वेव या लू, कोल्ड वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो हमारे लैंड पे हो रही है, दैट इज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस। ठीक है, सब्सिडेंस, और साथ साथ सोयल इरोजन की बात करते हैं। इक्वेटिक यानी कि जो पानी में डिस्ट्रप्शन हो रही हैं या डिजास्टर्स हो रहे हैं, दैट इज फ्लड, टाइडल वेव्स, ओशन करंट, स्टॉर्म सर्ज, सुनामी। बायोलॉजिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो हो रहे हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं लोकस अटैक वगैरह होते हैं, हमारे इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो जाती है, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस, ठीक है, फ्लूज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन हमारी नेचुरल डिजास्टर्स की। तो बात करते हैं इंडिया में कैसे कैसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अर्थक्वेक है, सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स या लैंडस्लाइड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक का जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा था टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के साथ क्या होता है कि उसकी शिफ्टिंग की वजह से एस्टेनोस्फेयर के ऊपर, क्योंकि वो फ्लोट कर रही है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वो इधर से उधर जब सबसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती है, तो अर्थक्वेक रहता है या आ जाता है। ठीक है, तो हमारे जो नेशनल जियोफिजिकल लैबोरेटरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर क्या किया, 5 ऐसे अर्थक्वेक जोन्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए हैं इंडिया के मैप पे। ठीक है, तो जिसमें हम कह सकते हैं 5 ऐसे जोन्स जिसमें जो हम कह सकते हैं वेरी हाई रिस्किंग है, मॉडरेट रिस्क वाले हैं, लो रिस्क वाले या नो रिस्क वाले एरियाज जो है सारे के सारे इन्होंने इसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड किए हैं। सिमिलरली सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं अर्थक्वेक के, या इफेक्ट क्या रहते हैं हमारे अर्थक्वेक से, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन टू लाइफ होती है। ठीक है, इकोनॉमिकली एंड सोशली भी लोग इधर से उधर मोबिलाइज होते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाते हैं, एंड गवर्नमेंट ही हेल्प करती है वापस से जितनी भी हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रप्शन हुई है, जितना भी डैमेज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो लोगों को भी झेलने पड़ते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी झेलने पड़ते हैं। तो अर्थक्वेक हैजर्ड मिटिगेशन की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि मिटिगेट कर सके, बट जो लॉस टू लाइफ हो सकता है वो तो मिटिगेट कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है। लॉस टू प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग हेल्प करती है कि वापस से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सके। बात करेंगे सुनामी की, तो सुनामी इज लाइक अर्थक्वेक जो हो रहा है हमारे अंडर द सी, हम कह सकते हैं, या सी बेड में हो रहा है। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है उसका रीजन, या वॉल्केनिक इरप्शन ही एक तरह से एक रीजन रहता है हमारा। अगेन टेक्टोनिक प्लेट्स का या अर्थक्वेक की बात करते हैं हम, तो ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस एट द सी फ्लोर। ठीक है, और साथ ही साथ सुनामी की जो डेप्थ है उसी के अकॉर्डिंगली वेरी करता है कि वो कितना ही हमें डैमेज कर सकती है। तो ठीक है, अगर तो सुनामी या वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी जो बहुत डीप एरियाज में हो रहा है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो सी के अंदर ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डीप होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो वेव्स हैं
वो पहुंच ही नहीं पाएंगी सरफेस तक। बट वेराज अगर हम शैलो एरियाज की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो शैलो एरिया है अगेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो शैलोएस्ट पार्ट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पोर्ट्स पे या सराउंडिंग एरियाज पे। तो सुनामी कहाँ पे आ रही है, डीप एरियाज में आ रही है या शैलो एरियाज में आ रही है, उसी के ऊपर से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन शिप्स वर्सेस कोस्ट, अगेन वही पॉइंट है हमारे ये, कि अगर हमारा जो डेप्थ हाई है या बहुत ज्यादा डीप इन दी ओशन हो रही है तो शिप्स पे इतना इम्पैक्ट उसका सुनामी का नहीं रहेगा। वैसे अगर शैलो एरिया पे रहेगा तो कोस्ट पे इम्पैक्ट उसका ज्यादा रहेगा। तो मिटिगेशन के लिए अगेन जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि इतना मिटिगेट यहाँ पे कोई नहीं करता सुनामी के लिए। ठीक है, बट स्टिल अगर हम कहें तो जो गवर्नमेंट्स हैं इंटरनेशनली मिलके, क्योंकि इंडिया ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू किया था जब इंडिया में सुनामी आई अगेन, तो उसके बाद इंडिया ने भी इनिशिएटिव लिया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जितनी भी मिटिगेशन प्रोसेस है उसको आगे चलाया जा सके, एंड साथ ही साथ लोगों को जितना रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके वो किया जाएगा। तो बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, या हम कह सकते हैं सॉरी, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डेथ्स या रेट है, या फिर बहुत ज़्यादा इससे भी डिजास्टर क्रिएट होता है, एंड लोग जो हैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बट साथ ही साथ चलो रिवाइज कर लेते हैं वापस से, कि बहुत ही ज़्यादा हीट हमारे ट्रॉपिकल एरिया में रहती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। बट कोरियोलिस फोर्स भी है हमारे ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हाई टू लो प्रेशर वाले एरिया में जो एयर है वो नहीं आ पाती है, तो एक अनस्टेबल कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हाई और लो के डिफरेंस के बावजूद भी अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे हाई से लो एरिया में हमारी एयर नहीं पहुंच पा रही है तो अनस्टेबल कंडीशन ही होंगी, क्योंकि अब एब्सेंस ऑफ वर्टिकल विंड सिस्टम है, तो इस वजह से हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें, क्योंकि अगर डिस्टेंस जो है सी से बिल्कुल कम है तो मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो इससे साइक्लोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। वेराज अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इंडिया में अगर साइक्लोन इरप्ट हुआ है फ्रॉम द सी एंड सिमिलरली वो पोर्ट की तरफ जा रहा है या लैंड की तरफ जा रहा है, तो जितना लैंड की तरफ आएगा साइक्लोन का इम्पैक्ट उतना ही कम रहेगा। वैराज अगर एकदम से ही बहुत ज्यादा डाउनपोर हो जाता है पानी, तो उसे पोर्ट एरियाज में या फिर हम कह सकते हैं कोस्टल एरियाज में, तो उसे हम स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं, और इसका डैमेज क्वाइट हाई है, एंड अगेन पोर्ट पोर्ट वाले एरियाज में या फिर कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा रहता है टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एज वेल। इसलिए इवैक्यूएशन प्रोसेस जैसे ही पता लगता है साइक्लोन की फॉर्मेशन हो रही है उस साथ ही के साथ शुरू कर दी जाती है। तो फ्लड्स की बात करेंगे। फ्लड्स जो है ना बहुत स्लो एंड वेल डिफाइंड टाइम है, क्योंकि इसे इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक तरीके से चलता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, कॉजेज ऑफ फ्लड यही रहता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा डाउनपोर आ जाता है, या स्नो मेल्टिंग प्रोसेस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो उस हिसाब से हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं या हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो अकोमोडेट नहीं कर पाती एकदम से उतने पानी को, तो इस वजह से आसपास का एरिया जो बहुत ज़्यादा मार्शी या स्वैम्पी बन जाता है या पानी भर जाता है वहाँ पे, तो वो कॉजेज ऑफ फ्लड है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन लाइफ पे, क्योंकि उन्हें इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हम देखते हैं, तो डैमेज भी अकॉर्डिंगली रहता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज इन कंट्रोल के लिए अगेन इवैक्यूएशन प्रोसेस ही चल सकता है, उससे ज़्यादा फिलहाल इंडिया में हमने देखा है इतना नहीं कुछ भी डेवलपमेंट हुई है। तो जैसे ही फ्लड्स की वार्निंग आती है इवैक्यूएशन प्रोसेस के हिसाब से लोगों को एक सेफ जगह पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं ड्रॉट की। ठीक है, ड्रॉट होता है एक ऐसा एक्सटेंडेड पीरियड जहाँ पे हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है, क्योंकि अब वो कमी किस वजह से भी हो सकती है, प्रेसिपिटेशन की कमी से हो सकती है, एवेपोरेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है पानी की। ठीक है, तो उससे ड्रॉट हो जाता है, यानी कि पानी की शॉर्टेज को बेसिकली हम बोलते हैं ड्रॉट। तो ड्रॉट के टाइप्स हैं हमारे पास, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, इकोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज व्हेन रेनफॉल इज नॉट देयर। ठीक है, रेनफॉल काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड से नहीं हो रही है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज कि जब हमारा जो सॉइल है वो अपना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लूज कर रही है और इतना जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही एग्रीकल्चर को। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात करते हैं कि जो हमारा रिजर्वॉयर है, अगेन रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उससे हमने बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया है, उन्हें फिल नहीं हो रहा है वापस, या रेनफॉल नहीं हो रही है, तो इसलिए ऐसा होता है। इकोलॉजिकल ड्रॉट इज व्हेन द कंप्लीट साइकिल गेट्स डिस्टरप्टेड, कि ना रेनफॉल है या कोई भी किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन भी नहीं है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही हिल गया है, so that is an ecological drought.
तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? सबसे पहले अकाल होता है, यानी खाने के लिए लोगों को नहीं मिलता। त्रिकाल इज व्हेन द एनिमल्स डाई ड्यू टू द ड्रॉट, एनिमल्स को खाने को नहीं मिल रहा है। जलकाल इज व्हेन पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो तीनों ही अकाल, त्रिकाल एंड जलकाल मिलकर बनाते हैं त्रिकाल, यानी कि अकाल, त्रिकाल और जलकाल जब तीनों ही रह जाते हैं तो ये त्रिकाल बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली ड्रॉट। तो लैंडस्लाइड की बात करते हैं। लैंडस्लाइड इन सिंपल वर्ड्स इज स्लाइडिंग ऑफ लैंड, ठीक है। लैंडस्लाइड हो जाता है, और लैंड के जैसे ही हमने अर्थक्वेक के जोन्स को डिवाइड किया था, वैसे ही लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी जोन्स को डिवाइड कर दिया गया है। अब कॉन्सिक्वेंसेज यही है, अगेन डैमेजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों के घर भी साथ ही लैंडस्लाइड में, बेसिकली हिली एरिया में रहता है ये। तो बट ये कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कभी प्रिडिक्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत ही प्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे हमारी लैंडस्लाइड की रहती है। बट सीजनली अगर हम बात करें तो रेनफॉल या जब होती है, या हमारे मानसून सीजन चल रहा है, तो उस टाइम पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड किसी भी एरिया में हो सकता है, बेसिकली अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन्स की। तो अगेन यहाँ पे मिटिगेशन रेट जो है वो रहता है कि गवर्नमेंट हेल्प करती है, वापस से एड करती है, और साथ ही साथ डेवलप करके देती है। जो भी है जान माल का नुकसान हुआ होता है तो गवर्नमेंट इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल। तो बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर समझें, तो डिजास्टर को मैनेज करना है, ठीक है। तो मिनिमाइज करना है हमने डैमेजेस को, कि लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो उसके लिए 3 स्टेप्स फर्दर किए जाते हैं, कि डिजास्टर जैसे ही अगर हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं, तो अगर अर्थक्वेक को हम छोड़ दें, अर्थक्वेक को छोड़कर, क्योंकि उसे बिल्कुल ही प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते, बाकी जितने भी डिजास्टर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमें अनुमान लग जाता है कि वो होने वाले हैं। तो इन दैट केस क्या होता है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इवैक्यूएशन प्रोसेस जो हम बोलते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। बट वेराज अगर हो चुका है डिजास्टर, अगर हो चुका है, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलाया जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा तेजी होगी। और क्या होगा उसके बाद, जब हो चुका है नेचुरल डिजास्टर कंप्लीट हो चुका है, तो पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन में वापस मिटिगेशन प्रोसीजर हो गया है, वापस से डेवलपमेंट की बात की जाती है। साथ ही साथ हमारे पास इंडिया में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 में पास कर दिया गया था, जिससे हमें फर्दर डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से, क्या किसका राइट है और क्या गवर्नमेंट का रोल है। तो यहाँ पे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दिया गया था इस बिल के द्वारा। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। तो इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 की खत्म होती है। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है कि ईच डे इज मोर और लेस द सेम. The morning is clear and bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up. Dark clouds form, then the rain comes with the thunder and lightning. But rain is soon over. Which of the following regions is described in the above passage? Savannah region, equatorial region, monsoon region या Mediterranean region? तो इसके आंसर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. Till then, thank you so much.